it would be known as a physical quantity. For example, if I write 4 Newton, so 4 is the magnitude and Newton is the unit. This would be considered as a physical quantity. Okay. Second, physical quantity is defined as anything that could be measured. If you can measure anything, that would be considered as a physical quantity. The very first point of your syllabus is describe how to measure a variety of length with appropriate precision using tapes, rulers, and micrometers, including the reading the scale on the analog micrometer. So आपके इस section के अंदर है. अब let me take you back to the section. Do you know how to take a reading of using a vernier caliper and a screw gauge? हेलो। Yes, can you hear me? अब आपकी आवाज आ रही, बीच में आवाज कर दी थी आपकी। I was asking, do you know how to take the readings from a vernier caliper and a screw gauge? Yes, I do remember to some extent, although it's been a while I've studied the chapter. Main scale, the main thing that you need to keep in your mind is what is main scale and what is vernier scale, and same goes for the screw gauge. Okay, the circular scale Okay. and here. When it comes to vernier caliper, and if you could see it, can you see it? The first thing that It's we need to loading. know is this movable scale, vernier scale एंड मेन स्केल की रीडिंग्स से हम लोगों ने नोट करना होता है. जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं कि किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं. हमारे पास लीस्ट काउंट्स आपको आइडिया होगा कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है. 0.01 सेंटीमीटर और One 0.1 point millimeter. Least centimeter. count is defined as, how do we define a least count? A minimum reading that any apparatus could take. ठीक है. अब हमने फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि इस जीरो से पहले जितनी भी रीडिंग्स आ रही होती हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ मेन स्केल. वी कैन सी क्लियरली द जीरो इज पास्ट दिस लाइन, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस इनटू अ रीडिंग. तो मेरी मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? 3.1 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने देखना होता है कौन सी लाइन मैच हो रही है इसके साथ. तो ये जो 1 2 3 फोर्थ लाइन हमारे पास मैच हो रही है, फोर्थ लाइन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है. चूंकि उसने हमें ऊपर मेंशन आउट किया हुआ है कि लीस्ट काउंट हमारे पास 0 पॉइंट सॉरी स्केल इज इन सेंटीमीटर, तो मैं लीस्ट काउंट कौन सी वाली यूज करूंगा? 0.01. So I'll One. multiply that line with 0.01 and I will have 0.04 centimeter as my vernier scale reading. मेन स्केल रीडिंग क्या थी? 3.1 सेंटीमीटर. एंड देन मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? 8. तो आई विल हैव 3.14 सेंटीमीटर एज माय रीडिंग. उसके बाद हमारे पास जीरो एरर्स होते हैं दैट वी नीड टू कीप इनटू अकाउंट. टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स होते हैं. पॉजिटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो एरर होता क्या है? जीरो एरर तब अराइज होता है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरोस अलाइन आपस में ना हो रहे. ठीक है. अगर वो एग्जैक्टली अलाइंड हैं दोनों जीरो, तो दे वुड बी नो जीरो एरर. लेकिन अगर जीरोस अलाइन नहीं हो रहे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ जीरो एरर. अब दो टाइप्स ऑफ जीरो Zero एरर्स error. होते हैं. इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव जीरो एरर. एंड सारा प्रोसेस एज इट इज जाएगा, बट फाइनल रीडिंग में से हम उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट. जो Subtract नेगेटिव करेंगे। जीरो आ रहा होगा उसका जीरो जो होगा वुड बी टू द लेफ्ट ऑफ द Left. मेन स्केल, और उसकी रीडिंग को हम फाइनल तो रीडिंग ऐड में क्या करेंगे। करेंगे? ऐड करेंगे. वट एवर द लाइन ऐड इज हम करेंगे। उसमें काउंट करते हैं. जो भी लाइन उसमें आ रही होती है व्हाट्सएवर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इन द, इसमें थर्ड लाइन मैच करी है, तो थर्ड लाइन जो मेरे पास बनेगा वो 0.03 सेंटीमीटर बनेगा. तो फाइनल रीडिंग में से, मतलब इससे पहले पहले तक मैं नॉर्मल रीडिंग ही लूंगा, और फिर उसके बाद देखूंगा विच लाइन विदाउट पुटिंग. ये रीडिंग हमने कब लेनी होती है? व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ये हम स्टार्ट में ही नोट कर लेंगे. ठीक है. जीरो एरर हमेशा ओके। बिफोर स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग जो है वो नोट करना होगा. ये जो लाइंस वगैरह मैथ होंगी ये हम उसी टाइम पे करेंगे उसके अंदर.
तो पहले पॉइंट के अंदर उसने यही बोला हुआ था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के केस में क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग इज फॉलोड। इसमें भी जीरो एरर वही होते हैं, पॉजिटिव एंड जीरो एरर नेगेटिव वही होगा कि अगर जीरो इज बिलो द लाइन तो वो पॉजिटिव जीरो आएगा, और अगर जीरो इज अबव द लाइन तो वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। और उसमें प्लस या माइनस वाला सीन वही रहेगा, जो नेगेटिव होता है उसको ऐड करेंगे, जो प्लस होगा उसको पॉजिटिव होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। रीडिंग उसकी इस तरीके से लेनी होती है जैसे हम लोग लेते हैं। लेट्स टेक द रीडिंग ऑफ दिस वन। 5 तक हमें रीडिंग नजर आ रही है, हमें जितने लाइंस आगे फर्दर नजर आती है वो हमारे मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो 5 टू लाइंस मिलके एक रीडिंग बनाती है, 6 7 8 एंड 1। तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है, 8.5। ओके। Okay. फिर नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारे पास वर्नियर सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग मैच हो रही होती है, लेट्स से ये 40th लाइन इससे मैच हो रही है, अगेन उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है, सॉरी माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, जीरो पॉइंट जीरो It's जीरो zero वन point zero one. सेंटीमीटर एंड 0.01 millimeter। आई नॉर्मली एडवाइज माई स्टूडेंट्स के जब स्क्रू गेज को ले रहे हो तो मिलीमीटर्स की रीडिंग्स पे फोकस किया करें, इवन इफ द स्केल इज नॉट मेंशन्ड देयर, ठीक है। और जब वर्नियर स्केल को ले रहे होते हैं तो उसको हम लोग उस केस में क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं। Centimeter होता लेट्स है. लेट्स टेक अनदर रीडिंग। अगर हम इसमें, अच्छा इसमें भी एग्जैक्टली वही रीडिंग आई हुई है, तो ओके लेट्स ट्राई दिस वन। ये वर्नियर स्केल है। जीरो से पहले पहले कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, क्लियरली ये 3 है, तो उससे पिछले वाली रीडिंग क्या होगी, 2 होगी, हमारे पास 2.5 होगी, ठीक है। सो जीरो इज ठीक टू है. द राइट ऑफ दिस वन, तो ये 2 हो गया। 3 4 5 6, ये आई गेस 2 ही बनेगा हमारे पास, उसने हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ कुछ। 10 लाइंस आ रही है ना हमारे पास, और नहीं ये 2.5 ही होगा हमारे पास। तो 2.5 है, तो हमारे पास जीरो 2.5 को क्रॉस किया हुआ है लेकिन अगले किसी पॉइंट को नहीं पार किया, तो हम 2.5 इसकी क्या लेंगे, सेंटीमीटर एज मेन स्केल Centimeter. रीडिंग। Yes. उसके बाद जौन सी लाइन मैच हो रही होगी, लेट से ये वाली लाइन मैच हो रही है, तो 1 2 3 थर्ड लाइन मैच हो रही है, थर्ड को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 0.01, तो ये बनेगा 0.03, Zero और point इसमें zero ऐड three. कर देंगे तो इट वुड बी 2.53 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन द सेम थिंग इज वी कुड नॉट सी एनी लाइन, इट मीन्स हमारे पास मेन स्केल की कोई रीडिंग नहीं होगी। अब हमसे जो लाइन मैच कर रहे हैं, अच्छा उसने जीरो एरर बताया हुआ है यहाँ। अच्छा इसको भी स्किप करते हैं। अब जीरो बिलो है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव। और इसकी रीडिंग Negative. क्या आ रही है, 1 2 2 आ रही है, विच मीन्स मैंने एक्चुअल रीडिंग में से 0.02 मिलीमीटर को क्या कर देना है, ऐड कर देना, जो भी रीडिंग आएगी ऐड मेरे कर पास। देना. अब हमारे पास की रीडिंग क्या आ रही है, 1 2 3 एंड 3.5। 3.5 Three इज माई point मेन five. स्केल रीडिंग, and vernier scale 35 36 and 37, तो 0.0, सॉरी 0.37 की आई गेस रीडिंग इसमें आ जाएगी, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.037 बनेगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स जस्ट, वो उतना कैलकुलेटर में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप कर लेना, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद फाइनल रीडिंग में हमने 0.02 को भी क्या करना है, ऐड उसके अंदर करना है टू आवर फाइनल रीडिंग। Describe how to use a measuring cylinder to measure the volume of a liquid and to determine the volume of a solid by displacement method. Displacement method किस लिए use करते हैं, irregular shaped object के volume के लिए। What is the displacement method? We put the object in a known volume of water, ठीक है, that बल्कि without putting an object is considered as the initial volume, after putting the object is considered as the final volume, and then I subtract the Okay. two अभी volumes सब. to get the volume of the two objects। बाकी जो बेसिक पॉइंट्स Objects. हमें मेजरिंग सिलेंडर के याद करने होते हैं उसमें हमें क्या होता है, इट शुड बी 3 to 4 टाइम्स बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। हमने हमेशा लोअर मेनिस्कस नोट करना है जब भी हम वाटर से वॉल्यूम मेजर कर रहे होंगे, और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए हमारे पास, विच इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल। फिर डिस्क्राइब हाउ टू मेजर अ वैरायटी ऑफ टाइम इंटरवल यूजिंग क्लॉक्स एंड डिजिटल टाइमर्स। यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टाइम स्टॉप वॉच से ऑसिलेशंस का टाइम कैसे मेजर करते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, I forgot the spelling of oscillation, but I guess it's OSCI, and time divided by number of oscillations होता है हमारे पास।
तो दिस वुड गिव अस द टाइम पीरियड। आप इसमें एक्यूरेसी कैसे लेके आ सकते हैं? ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ग्रेटर एक्यूरेसी हमारे पास आएगी। और जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, वो जो आपने ये सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड मास। एम्पलीट्यूड एंड मास से ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास। द ओनली थिंग इट डिपेंड्स ऑन इज ऑन द लेंथ एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी का वैल्यू नॉर्मली अच्छा। वेरी नहीं करता हमारे पास, और एल लेंथ अगर हम चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। सो इस सेक्शन में हमें ये पता होना चाहिए। हाँ, अगर हमने एक्यूरेसीज को बढ़ाना है, वही उसने अगला पॉइंट किया है। Here, determine an average value for a small distance and for a short interval of time by measuring multiple, including the period of oscillations of the pendulum. वही कि अगर हमें किसी भी रीडिंग का कैलकुलेट करनी है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉर वन ऑसिलेशन वी गोइंग टू गो फॉर मल्टीपल ऑसिलेशंस, और हम उसको डिवाइड कर देंगे। और एवरेज रीडिंग भी हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि अगर हमने एक ऑसिलेशन कैलकुलेट कर ली बाय डिवाइडिंग इट बाय टाइम, आई रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट विद एग्जैक्ट द सेम वैल्यूज एंड टेक द एवरेज ऑफ दैट, वो और ज्यादा एक्यूरेसी लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट का, the time was 20 seconds and number of oscillations were 10. So I would take this thrice और इसका क्या ले लूंगा? एवरेज ले लूंगा। एक तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्लस एवरेज दोनों हमारे रिजल्ट में क्या लेके आती है? एक्यूरेसीज लेके आती है व्हेनेवर दैट इज रिक्वायर्ड। Then we have understand scalar and vector quantity. स्केलर में तो हमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ओनली होता है। वेक्टर में वी गो इनटू डिटेल। वेक्टर में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। तो हेड टू टेल रूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of second vector, and the resultant is drawn in such a way that head coincides with the head and tail coincides with the tail. Whatever is the position of vector given, we always have to make sure that the two vectors are joined in such a way that head coincides with the tail of the vector. If the two vectors are drawn like this, and the examiner asks us to add them together, then obviously they are joined tail to tail. What we require is head to tail. I would always draw a parallel vector right in front of it with equal length and direction. Now I have achieved the head to tail section. I could easily draw the resultant. ठीक है, ये तो बेसिक मोड था कि हाउ टू ड्रॉ अ वेक्टर। डू वी हैव एनी इश्यूज अप टिल हियर? तो रिव्यू कर लेना, एनी इश्यूज मुझे बता देना। First thing is we have to understand what is the meaning of scale. Whenever we need to draw a vector, we have to make sure it should be less than 10 centimeter. Okay? The length of the vector should be less than 10 centimeter. For example, if a vector is 7 Newton and 5 Newton, we could simply say that 1 Newton is equals to 1 centimeter, 7 Newton is equals to 7 centimeter, and 5 Newton is equals to 5 centimeter. But what if the length of the vectors are more than to be drawn on scale? तो हम उसको नॉर्मली किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं। लेट्स से आई टेक अ होल नंबर थिंग, ठीक है, ताकि मुझे उसको बिना कैलकुलेटर इजीली मैं आपको बता सकूं। लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ऑफ 200 न्यूटन and 150 newtons to be added together. ठीक है, अब I cannot say that 200 Newton is equals to 200 centimeter and 150 Newton is equals to 150 centimeter, because I cannot draw that scale onto a paper, whatever the space is given to me in the question. What I'll do is I will think of something. When I divide that number with these two, they would give me some answer less than 10 centimeter or below than that. ठीक है, ज्यादा लो वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्मॉलर लेंथ होगी उतनी इनएक्यूरेसीज आती हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ठीक है, द स्मॉलर द लेंथ द मोर द इनएक्यूरेसीज वुड बी। एक कंसिडरेबल लेंथ होनी चाहिए। लेट्स से इफ आई चूज 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 200 न्यूटन किसके इक्वल आएगा? 200 would be 4 centimeter. And 150 न्यूटन would be equals to 3.5. 3.5 centimeter. So now I will draw 4 centimeter for this and 3 centimeter for this, and I will draw the resultant.
I would measure the length of this one. Let's say it comes out to be 2.75 centimeter. ठीक है? Now I will multiply this with 50 newtons to get the extra length of the result. ये तो होता है graphical method. The only thing beta you need to keep in your mind is if the two vectors, whatever the condition they have given to us, कि जिस भी directions में, if they are not in head to tail rule, तो all I need to look for is कि मैं उसको जब भी parallel draw करूंगा, they would give me a head to tail rule. अभी तो वो बना हुआ था, मैंने उसको redraw कर दिया बिला वजह, उसमें हो जाएगा हमारे पास. ठीक है? क्या करना है हमने सिर्फ कि अगर वेक्टर्स हेड टू टेल रूल नहीं है, ऑल आई नीड टू डू इज टू ड्रॉ अ पैरेलल वेक्टर अलॉन्ग साइड. दो रूल्स होते हैं, एक पैरेललोग्राम मेथड होता है, एक हेड टू टेल रूल मेथड होता है. दोनों सेम ही होते हैं हमारे पास, में कोई डिफरेंस नहीं होता. तो वो आ जाता है. बाकी पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता होगा, वो हम मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं. उसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर of the two vectors and under root this would give me the magnitude, and tangent inverse y over x would give me the angle by the vector. अब ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द x and y component of a vector. Are we clear up till here? ताकि मैं x and y वाला पॉइंट डिस्कस कर सकूं. Yes. ये तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता है ना. Pythagoras, yes, आता है. पहले भी किया हाइपोटेन्यूज था का मेरे स्क्वायर साथ. इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वाला जो सेक्शन होता है. नॉर्मली ये फॉर्मूला हाँ हम जी. राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगाते हैं, आपने मैथ्स में इसको पढ़ा भी होगा. ठीक है? Yes. अच्छा ठीक. अब x एंड y को कैसे आइडेंटिफाई करना है. नॉर्मली टेल माय स्टूडेंट्स कि अगर एक डायग्राम है, फॉर से ये डायग्राम है हमारे पास, तो जो एंगल थीटा बना रहा होता है रिजल्टेंट के साथ, दैट्स नॉर्मली कंसिडर्ड एज द x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड द अदर वुड ऑब्वियसली बी द y कंपोनेंट ऑफ इट. लेट्स से अगर मैं मैथ्स की बात करूं, if my coordinates are 2 and 3, what does that indicate? I have to go 2 points along x-axis and 3 point on 3 points y-axis, along then I would have this vector. तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी तो x एंड y कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बना होगा ना. क्या ऑब्वियसली मैंने इतना डिस्टेंस x में ट्रैवल किया होगा, इतना डिस्टेंस मैंने किस में ट्रैवल किया होगा, y के अलावा. अब x एंड y कंसिडर कैसे होता है. x एंड y हमने ऐसे कंसिडर करना है कि द वेक्टर व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the resultant is normally taken as x and the vector other vector would obviously be the y vector. ठीक है? अब it's not necessary that x is always going to be like this and y is always going to be like this. Sometimes x ऐसे भी कंसिडर हो सकता है और y ऐसे भी कंसिडर हो सकता है. What we need to see is कि रिजल्टेंट के साथ वो दो वेक्टर्स क्या एंगल्स बना रहे हैं. The one which is making an angle of theta is normally considered as the x component and the other one would obviously be the y component. तो जब हमने एंगल फाइंड आउट करना है which is tangent inverse y over x, तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, दिस वन, और x के अलॉन्ग क्या आएगा वो. समटाइम्स वो आपसे एंगल डिफरेंट भी फाइंड आउट करने को बोलते हैं. नॉर्मली ये वाला एंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं. अगर इफ आस्किंग फॉर दिस वन, तो हम उसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. जो भी निकलेगा उसको हम 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. क्लियर है यहाँ तक. Yes. लेट मी शो यू अ क्वेश्चन जिसमें वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस हुए हुए हैं. सर उसने इस क्वेश्चन के अंदर दोनों में उसने आपको एक एंगल दिया हुआ है which mean the two vectors, the row which is at 60 degrees to the surface. ठीक है? तो आपने इस जो डायग्राम था उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली ड्रॉ करना था. उसके अंदर आपने मेनली ये काम करना था. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सरफेस आ रहा है, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60. सेम एज दिस वन की ये भी एग्जैक्टली 60 का बना रहा है. तो ये नॉर्मली आ कहाँ पे रहा है हमारे पास, ये दूसरा वेक्टर ऐसे ड्रॉ हो रहा है हमारे पास. लेट्स से कि इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है. ठीक है? तो आई हैव टू मेक श्योर कि दिस एंगल शुड बी 60 विद दिस वन, और ये टोटल 120 डिग्री का एंगल बनेगा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. डी हम लोगों को ऑब्वियसली चाहिए होगा. टी उसने हमें आई गेस कैलकुलेट करने को बोला है और नहीं वैल्यू दी हुई 75 न्यूटन है,
विच मीन्स मैं स्केल चूज करूंगा, लेट्स से 75 न्यूटन है तो 10 चूज कर लेते हैं। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 75 न्यूटन इज इक्वल टू 7.5। तो ये दोनों लाइंस मेरे पास कितने की बनेगी, 7.5। अब मैंने 60 ये एंगल क्यों बनाया, क्योंकि इट वाज शोन हियर इन द क्वेश्चन के वो 60 डिग्री, दोनों टेंशन 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री यहाँ पे आ गया मेरे पास, आई ड्रॉ इट लाइक दिस। एंड 60 डिग्रीज यहाँ पे मैं इसको रीड्रॉ कर लूंगा, 75, 7.5 एंड 7.5, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू ड्रॉ रिजल्टेंट, और मैं उसका एंगल फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे किया, उसने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, द ओनली मिस्टेक वाज कि स्टूडेंट ने यहाँ पे उसको शो नहीं किया था, बट दोनों को ड्रॉ करके ये 13 आया, तो उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 10, आई विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ दैट। उसने क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें। अब उसने किसी के रिस्पेक्ट से नहीं बोला हुआ, तो मैं किसी भी एक साइड का एंगल फाइंड आउट करके उसको पुट कर, यहाँ पे डी रखूंगा, आई फाइंड दी एंगल, ये क्या बन रहा है मेरे पास, और मैं उसको पुट करके वहां पे दे दूंगा द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ओवर देयर। क्लियर? Yes. Sure. एंड वन, एक मिनट रुको, डायरेक्शन उससे जस्ट पूछी हुई है, तो हमें यहाँ पे कोई एंगल बताने की जरूरत नहीं है, वो डोलन सी से कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो एंगल्स आर इंपॉर्टेंट एवरी टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कोई और हाँ, जैसे ये देखो, अब ये वैल्यूज जो हैं 2.5 एंड 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये तो एक नॉमिनल लेंथ है, लेकिन 2.5 एक स्मॉलर लेंथ है। इस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी डेसिमल नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। डेसिमल नंबर आप अपनी मर्जी से चूज कर लेना। I don't have a calculator with me right now, otherwise I would have suggested to give a value. Divide 2.5 with 0.5. See what is the value coming. Do you have a calculator with you right now? I have it in my bag. 8 आ रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास बहुत स्मॉलर वैल्यूज आ रही होती है ना, तो नॉर्मली हम उसको डिवाइड करते हैं विद सम डेसिमल नंबर। चॉइस आपकी होती है, वट एवर जो भी आपने चूज करना है। उससे ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी करेक्ट आती है। वट आई नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट 0.5 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर्स पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, यू टोल्ड 8 8 सेंटीमीटर, centimeter. Yes. and for 2.5 it's going to be 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि उसने डायरेक्शन क्या शो की हुई है, 4 मीटर्स पर सेकेंड इस तरीके से है, एंड 38 डिग्रीज के एंगल पे मेरे पास 2.5 ये स्पीड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो आई ड्रॉ 38 डिग्री, यहाँ पे डी रख के आई विल मेजर द 38 एंगल एंड उसको मैं ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की लाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई 8 सेंटीमीटर। आप, मैंने उसको ड्रॉ Centimeter. इस तरीके से कर दिया, मैं पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करनी इस तरह के केस में नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास फ्री हैंड होता है, हम उसको ड्रॉ इस तरीके से करेंगे कि हमें बार बार पैरेलल वेक्टर ड्रॉ ना करना पड़े, एक ही दफा हम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें। अब हेड टू टेल रूल यहाँ पे अचीव हो चुका है हमारे पास, क्योंकि हमने डायग्राम ही अपनी रिस्पेक्ट से ड्रॉ किया है। दोबारा बता देता हूँ, 8 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया हुआ है विथ दिस रिलेटिव टू द वाटर, हमारे पास वो कितने पे, 38 डिग्रीज पे एक्ट कर रहा है, तो 38 डिग्रीज यहाँ पे मैं करूंगा, एंड 5 सेंटीमीटर की लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, और फिर यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, रिजल्टेंट भी जिस तरीके की आएगी, लेट्स से अच्छा, इतना तो आपको आइडिया ना कि मैक्सिमम वैल्यूज इन दोनों के सम की इक्वल होती है। 2.5 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 6.5, और मिनिमम वैल्यू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की इक्वल होती है। तो अगर इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 1.5 आता है या 2.5 ही आता है, या जस्ट पॉइंट इसको फाइव सब्ट्रैक्ट आएगा। करें, दोबारा बताएं। जो भी रिजल्टेंट की वैल्यू होती है ना, वो मैक्सिमम दो वेक्टर्स के सम की इक्वल होती है, या उन दोनों के सब्ट्रैक्शन की इक्वल होती है। ठीक है, ओके ओके। तो फाइनल आंसर को उस तरीके से आप लोगों ने देख लेना होगा। अच्छा जी, अब जो भी इसके रिजल्टेंट की लेंथ आएगी, लेट से 7 सेंटीमीटर आ रही है, तो 7 सेंटीमीटर को 0.5 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, आप डिवाइड नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, एंड वुड सी के मेरे पास क्या आंसर है। ठीक है, टू गेट बैक टू दैट। अब उसने यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी हुई है, उसने कहा 8.1 न्यूटन यहाँ पे कर रहा है, वेट ऑफ उसने हमें दिया हुआ, वेट उसने हमें 5.5 न्यूटन दिया हुआ है, वो हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे।
and the tension in the horizontal thread is 8.1, which means T की वैल्यू से हमें ये दी हुई है, ये 5.5 दी हुई है, दोनों ही लेस देन की वैल्यूज है, तो हम इजीली ये स्केल ड्रॉ करके रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इसमें थ्रेड की टेंशन इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो मुझे इसमें पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। आई ड्रॉ द रीड्रॉ द वेट हियर, और रिजल्टेंट हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ। और चूंकि ये 90 डिग्रीज बन रहा है इन दोनों के दरम्यान में, तो हम यहाँ पे, उसने कहा है ग्राफिकल मेथड से आंसर निकालो। अगर समटाइम्स वो कहते हैं कैलकुलेट कर दो, जब कैलकुलेट करो सिंपली, तो हम यहाँ पे 8.1 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर लेके आंसर निकाल लें। चूंकि उसने हमें ग्राफिकल मेथड का बोला हुआ है, तो हमारी जो भी रीडिंग आएगी उसको हम एक दफा इससे कंपेयर जरूर कर लेंगे वैल्यूज पुट करके, ठीक है, टू मेक श्योर आवर आंसर इज Okay. करेक्ट। फिर आई थिंक सो इतने क्वेश्चंस काफी हैं फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि हाउ टू वर्क एंड हाउ टू वर्क विद द एंगल्स एज वेल, ठीक है। The worksheet that I have sent to you, do Okay. review it, and consider it as a practice worksheet, so that if there is any question and if you're struggling with any question related to vectors, you can ask me in the next lecture.